स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अंदर वीडियो। अगर आप लोग BS 6 सेमेस्टर में हैं और हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और आप एग्जाम देने वाले हैं 2026-27 में, तो आज का ये महासंग्राम क्लास आप लोगों के एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप लोग MCQ बेस्ड पर पेपर देने वाले हैं, अगर आपका पेपर भी OMR शीट पर होगा, तो आज की वीडियो में मैं BS 6 सेमेस्टर हिस्ट्री पेपर नंबर 1 ईरा ऑफ गांधी एंड मास मूवमेंट का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 200 MCQs लेकर आ गई हूँ। आपकी टोटल 8 यूनिट से बनने वाले सारे इंपॉर्टेंट MCQs आपको बताने वाली हूँ, जो पिछले 4-5 सालों से लगातार एग्जाम में रिपीट हो रहा है। तो अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा, आपने कोई तैयारी नहीं की, तो आप आज का ये महासंग्राम क्लास एंड तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आप एक ही वीडियो से अपने एग्ज़ाम की पूरी तैयारी कर लें। और हिस्ट्री के अलावा आपका अदर सभी सब्जेक्ट का भी वीडियोस अपलोड हैं। हिस्ट्री पेपर 2 के लिए भी वीडियो अपलोड है। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी भारत कब लौटे। देखिए, गांधी जी साउथ अफ्रीका में लगभग 20 से 21 साल रहे। तो उसके बाद वो जब इंडिया वापस आते हैं तो वो 1915 में आते हैं। तो ये वाला MCQ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो महात्मा गांधी जी 1915 में भारत वापस आते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था पोरबंदर में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से वापस इंडिया आते हैं तो वो सबसे पहले गोपाल कृष्ण गोखले से मिलते हैं, और यही गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। तो जब गांधी जी इंडिया वापस आते हैं तो उसके बाद धीरे धीरे वो भारतीय राजनीति में प्रवेश करने लगे। तो उनके जो गुरु थे राजनीतिक, वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ हुआ था। तो गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह भारत में हुआ था वो चंपारण में हुआ था, जो कि बिहार में है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट MCQ है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ। तो देखिए, गांधी जी जब भारत वापस आए 1915 में, तो उन्होंने किसानों के लिए बहुत सारे सत्याग्रह और आंदोलन किए, क्योंकि किसानों के ऊपर अंग्रेज सरकार बहुत ज़्यादा शोषण करती थी। तो किसानों के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया। तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में, और खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 1918 में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ। तो जो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन है वो 1918 में हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। ये सारे MCQ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पिछले 4 से 5 सालों से एग्जाम में लगातार रिपीट हो रहे हैं। तो आपको इन MCQs को बहुत अच्छे से पढ़ करके जाना है, क्योंकि ये हर यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। जहाँ जहाँ MCQ बेस्ड पर OMR शीट पर एग्जाम होने वाला है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 कठिया प्रथा कहाँ प्रचलित थी। तो 3 कठिया जो प्रथा थी वो चंपारण में प्रचलित थी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट MCQ है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की। तो देखिए, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी 1917 में, यानी कि जब वो साउथ अफ्रीका से 1915 में वापस आए, तो उसके 2 साल बाद यानी 16 नहीं 17 में उन्होंने स्थापना की। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। आपका अगला वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ है आपका, देखिए, गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया। तो कहाँ किया, दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी जब वहाँ पर थे तो दक्षिण अफ्रीका में भी उन्होंने आंदोलन सत्याग्रह की शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे। तो 20 से 21 वर्ष, लगभग 20 से 21 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। अगर आपके ऑप्शन में 20 देगा
और 21 ना दे बाकी और कोई भी ऑप्शन दे दे तो आप 20 को ही मार्क करना, एग्जाम में टिक करना OMR शीट पर। और अगर 20 की जगह आपको 21 मिले, 20 अपने ऑप्शन में ना मिले, तब आप 21 को टिक कर देना। चलिए अगला इम्पोर्टेंट MCQ है, गांधी जी का पहला आंदोलन भारत में किस वर्ग से जुड़ा था? तो किसान वर्ग से जुड़ा था। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। अगला है, चंपारण सत्याग्रह का मुख्य कारण क्या था? तो क्या मुख्य कारण था? नील की खेती। नील की खेती ब्रिटिश सरकार किसानों से ज़बरदस्ती करवाती थी और किसान के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, तो ब्रिटिश सरकार किसानों का शोषण करती थी, जिसके विरोध में गांधी जी ने किसानों के लिए चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की 1917 में। तो चंपारण सत्याग्रह नील की खेती के लिए था। अगला है, गांधी जी भारत लौटने के बाद सबसे पहले किससे मिले? तो वो गोखले से मिलते हैं, जो कि उनके राजनीतिक गुरु थे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। आपका अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ है, गांधी जी के आंदोलन की मुख्य विशेषता क्या थी? तो गांधी जी के आंदोलन की जो मुख्य विशेषता थी वो थी सत्य और अहिंसा। गांधी जी अपना आंदोलन सत्य और अहिंसा के आधार पर चलाते थे। चाहे आप कोई भी आंदोलन गांधी जी का देखेंगे, वो सत्य और अहिंसा के आधार पर चलाया गया था। असहयोग आंदोलन में भी जब हिंसा हो जाती है, चौरी चौरा कांड हो जाता है, तो गांधी जी अपना आंदोलन वापस ले लेते हैं। इस तरीके से गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी वापस ले लिया जब हिंसा हुई। तो ये अहिंसा के आधार पर अपना आंदोलन चलाया करते थे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट MCQ है, गांधी जी ने भारतीय राजनीति में सक्रिय भाग कब लिया? तो 1917 से जब इन्होंने चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की, तो समझिए कि गांधी जी अब भारतीय राजनीति में प्रवेश कर रहे थे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट MCQ है, गांधी जी के पहले आंदोलन का स्थान किस राज्य में था? तो बिहार में हुआ। चंपारण सत्याग्रह हुआ बिहार में। ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला है, चंपारण आंदोलन में किसानों को किससे मुक्ति दिलाई गई? तो 3 कटिया प्रथा से किसानों को मुक्ति दिलाई गई। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट MCQ है, गांधी जी ने सत्याग्रह की नीति किस सिद्धांत पर आधारित की? तो सत्य के आधार पर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट MCQ है, गांधी जी के भारत आगमन का वर्ष कौन सा था? तो 1915। किसी भी तरीके से MCQ आपसे बनेगा। चलिए अगला है, गांधी जी ने सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया? तो दक्षिण अफ्रीका में। अच्छा देखिए, आपके सिलेबस में 8 यूनिट है, 8 यूनिट से बनने वाला MCQ आपको बता रही हूँ, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। हर यूनिट से एक सीक्वेंस में आपको MCQs, हर टॉपिक से आपको सीक्वेंस में इस वीडियो में अपना MCQ देखने के लिए मिलेगा। तो गांधी जी ने सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में किया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट MCQ है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? तो 1917 में की। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। अगला है आपका, गांधी जी का पहला सफल आंदोलन भारत में कौन सा था? तो गांधी जी का जो पहला सफल आंदोलन भारत में हुआ वो चंपारण सत्याग्रह हुआ। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। आपके पेपर का ही नाम है ईरा ऑफ गांधी एंड मास मूवमेंट, यानी गांधी का युग और जन आंदोलन, तो आपको पूरा डिटेल में पढ़ना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ आपका है आज की वीडियो का। अगला है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1920 में गांधी जी के नेतृत्व में। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। अगला है, असहयोग आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू हुआ? तो गांधी जी के। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। इन सभी के ऊपर मैं डिटेल में यूनिट वाली वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, तो अगर आपने यूनिट्स की वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल पर विजिट करके ज़रूर देखिएगा। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश शासन का बहिष्कार करना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। आपका अगला वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ है, असहयोग आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? तो असहयोग आंदोलन का प्रमुख कारण था जलियांवाला बाग हत्याकांड। देखिए, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ भारत में, तो उसके
लिए क्या हुआ, असहयोग आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया। अगला क्वेश्चन देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान किसका बहिष्कार किया गया? तो विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया, सरकारी स्कूलों का बहिष्कार किया गया, अदालतों का बहिष्कार किया गया। तो उपरयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, असहयोग आंदोलन किस अधिवेशन में प्रस्तावित हुआ? तो कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन प्रस्तावित हुआ, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका एमसीक्यू है, असहयोग आंदोलन को किस घटना के कारण वापस लिया गया? तो जब चौरी चौरा कांड हो जाता है तब गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला है, चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो ये 1922 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, असहयोग आंदोलन में किस आंदोलन का सहयोग था? तो खिलाफत आंदोलन को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ दिया था, क्योंकि गांधी जी हिंदू और मुसलमान के बीच एकता स्थापित करना चाहते थे। अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, असहयोग आंदोलन के दौरान लोगों ने क्या त्यागा? तो सरकारी नौकरियां भी लोगों ने त्याग दी, उपाधियां भी त्याग दी, जो विदेशी वस्त्र थे उनको भी बहिष्कार किया और स्वदेशी अपनाओ का नारा लगाया। तो उपरयुक्त सभी आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का एक परिणाम क्या था? तो राष्ट्रीय चेतना का विकास, भारतीय जनता में जागृत हुआ, राष्ट्रीय चेतना का विकास बढ़ा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन क्यों रोक दिया? तो हिंसा फैल गई थी चौरी चौरा में, तो इस वजह से, हिंसा फैलने की वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को रोक दिया, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, असहयोग आंदोलन के समय वायसराय कौन था? तो असहयोग आंदोलन के समय लॉर्ड रीडिंग वायसराय थे, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, असहयोग आंदोलन में किस प्रकार की नीति अपनाई गई? तो सत्याग्रह और अहिंसा की नीति गांधी जी के द्वारा अपनाई गई थी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला है, असहयोग आंदोलन का संबंध किस वर्ष से है? तो 1920 से, गांधी जी ने 1920 में ये आंदोलन शुरू किया, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, असहयोग आंदोलन के समय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो जब असहयोग आंदोलन चल रहा था उस टाइम कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो नागपुर में हुआ था, ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला एमसीक्यू आपका है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसका प्रचार किया गया? तो स्वदेशी वस्त्र का प्रचार किया गया कि स्वदेशी वस्त्र को अपनाओ, और बहिष्कार करो किसका? विदेशी वस्तुओं का, विदेशी वस्त्रों का, और स्वदेशी अपनाओ का नारा लगाया गया। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, असहयोग आंदोलन का एक प्रमुख परिणाम क्या था? तो देखिए, असहयोग आंदोलन तो वापस ले लिया गया था गांधी जी के द्वारा जब चौरी चौरा कांड हुआ, लेकिन असहयोग आंदोलन का एक परिणाम ये था कि लोगों में जागरूकता आई, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, असहयोग आंदोलन में छात्रों ने क्या किया? तो छात्रों ने सरकारी स्कूलों में पढ़ना छोड़ दिया और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई और सरकारी स्कूलों में पढ़ना छोड़ दिया, ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, असहयोग आंदोलन के समय कौन सा नारा लोकप्रिय हुआ? तो असहयोग करो का नारा प्रसिद्ध हुआ कब? असहयोग आंदोलन के टाइम पर। और करो या मरो का नारा कब लोकप्रिय हुआ था? जब भारत छोड़ो आंदोलन चला था, भारत छोड़ो आंदोलन, उस टाइम। अगला है, असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो क्या था? स्वराज प्राप्त करना, ऑप्शन बी आपका राइट है। अंग्रेजी सरकार को यहाँ से निकालना और भारत का स्वराज प्राप्त करना, जिसके लिए ये आंदोलन शुरू किया गया था, ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, असहयोग आंदोलन में किसका बहिष्कार नहीं किया गया?
तो स्वदेशी वस्त्रों का बहिष्कार नहीं किया गया। उसके अलावा विदेशी वस्त्र, सरकारी अदालत, सरकारी स्कूलों का बहिष्कार किया गया। तो बहिष्कार नहीं किया गया वो था स्वदेशी वस्त्र। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला है आपका असहयोग आंदोलन के दौरान किसने उपाधियां लौटाई। तो गांधी जी ने भी लौटाई, नेहरू ने भी, आम जनता ने भी, उपर्युक्त सभी ने अपना जो जो चीज़ छोड़नी थी उस तरीके से उन्होंने छोड़ दिया। किसी ने सरकारी पद छोड़ दिया, किसी ने स्कूल कॉलेजेस में सरकारी पढ़ना छोड़ दिया, लोगों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। तो सभी ने अपनी उपाधियां लौटाई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला एमसीक्यू आपका है असहयोग आंदोलन के कारण का क्या प्रभाव था, जनता संगठित हुई। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला है असहयोग आंदोलन का अंत कब हुआ। तो 1922 में चौरी चौरा कांड के साथ इसको वापस ले लिया गया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला है साइमन कमीशन भारत कब आया। इससे बनने वाले एमसीक्यूज भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। साइमन कमीशन के ऊपर मैं डिटेल में वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला है साइमन कमीशन की स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना 1927 में हुई और ये भारत आता है 1928 में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट होगा। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे। तो साइमन कमीशन में टोटल 7 सदस्य थे और सभी के सभी अंग्रेज थे, उसमें कोई भी भारतीय नहीं था। इसलिए साइमन कमीशन जब 1928 में भारत आया तो उसका विरोध भारतीयों के द्वारा किया गया और साइमन कमीशन गो बैक का नारा लगाया गया कि साइमन कमीशन वापस चले जाओ। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है साइमन कमीशन का अध्यक्ष कौन था। तो इसके अध्यक्ष थे जॉन साइमन। आप एग्जाम में ऑप्शन में नाम पढ़कर तो समझ ही जाएंगे कि जॉन साइमन ही साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला है साइमन कमीशन का दूसरा नाम क्या था। तो साइमन कमीशन का दूसरा नाम था स्टैट्यूटरी कमीशन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है साइमन कमीशन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका मुख्य उद्देश्य था 1919 अधिनियम की समीक्षा करना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है साइमन कमीशन के विरोध का मुख्य कारण क्या था। भारतीयों की अनुपस्थिति, यानी कि इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। 7 सदस्य थे और सब अंग्रेज थे, तो भारतीयों ने इसलिए साइमन कमीशन का विरोध किया। अगला है साइमन कमीशन के विरोध में कौन सा नारा दिया गया। तो साइमन कमीशन गो बैक का नारा दिया गया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला है साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज में कौन घायल हुआ। तो जब भारतीयों ने और भारतीय नेताओं ने साइमन कमीशन गो बैक का नारा लगाया तो ब्रिटिश सरकार ने उन पर लाठीचार्ज की और लाला लाजपत राय बुरी तरीके से घायल हो गए, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला है लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई। तो 1928 में। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला है साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई। तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट देखिए 1930 में प्रस्तुत की गई। ऑप्शन ए सही है। अगला है साइमन कमीशन का गठन किस देश में हुआ। तो इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपका है कि साइमन कमीशन का संबंध किस अधिनियम से था। तो 1919 के अधिनियम से, क्योंकि इसी अधिनियम की समीक्षा करने के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला है साइमन कमीशन के विरोध में कौन कौन शामिल थे। तो केवल कांग्रेस, केवल मुस्लिम लीग, दोनों या दोनों नहीं। तो साइमन कमीशन के विरोध में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही शामिल थी, इसीलिए दोनों। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। अगला है साइमन कमीशन भारत आने से पहले कब घोषित हुआ। तो 1927 में। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है मेरे प्यारे बच्चों। ये बार बार मैं कह रही हूँ कि सब का सब आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। आपको इनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़कर जाना है। साइमन कमीशन के समय भारत का वायसराय कौन था। तो लॉर्ड इरविन। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है। अगला है साइमन कमीशन के विरोध का एक परिणाम क्या था। तो साइमन कमीशन का जब विरोध हुआ
तो उसका परिणाम था 1928 में नेहरू रिपोर्ट तैयार करना। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेहरू रिपोर्ट बनाने के लिए एक ब्रिटिश अधिकारी ने भारतीय नेताओं को चुनौती दी थी कि क्या तुम भारतीय अपना संविधान बना सकते हो, तुम अपना संविधान कभी नहीं बना सकते। तो इसलिए भारत के नेताओं ने ये चुनौती दी कि हम अपना संविधान खुद बना सकते हैं, और उस रूप में नेहरू रिपोर्ट को तैयार किया गया, जिसमें ब्रिटिश सरकार से डोमिनियन स्टेट्स की मांग की गई थी। डोमिनियन स्टेट्स का मतलब होता है कि ब्रिटिश सरकार के अधीन रह करके ही अपने राज्य पर शासन करने का अधिकार। स्वराज मांगा ब्रिटिश सरकार के अधीन रहकर, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उसको भी इनकार कर दिया। तो नेहरू रिपोर्ट किसका परिणाम था? साइमन कमीशन के विरोध का। अगला है साइमन कमीशन के विरोध के में प्रमुख प्रदर्शन कहाँ हुआ? तो लाहौर में। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है। अगला है साइमन कमीशन में भारतीय सदस्य क्यों नहीं थे? तो अंग्रेजों ने जानबूझकर इसमें भारतीयों को नहीं रखा था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, साइमन कमीशन के विरोध का स्वरूप कैसा था? तो शांतिपूर्ण था। ऑप्शन ए राइट है। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपका है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। आपका अगला है, गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किए गए थे? तो लंदन में। लंदन में आयोजित किए गए। ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला है, कुल कितने गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए? तो 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला है, पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था या नहीं? तो नहीं लिया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन दोबारा लंदन में आयोजित किया गया, तो भारत देखिए उसमें कांग्रेस पार्टी ने मतलब कि भाग लिया था। तो प्रतिनिधित्व किसने किया? गांधी जी ने किया। ऑप्शन नंबर सी राइट है आपका। अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपका है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो 1931 में। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। अगला है, तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो 1932 में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला है, गोलमेज सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, संविधान की चर्चा करना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला है, गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो जब गोलमेज सम्मेलन हो रहा था, तीनों जो गोलमेज सम्मेलन हुआ, उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, देखिए, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी किसके प्रतिनिधित्व के रूप में गए? तो कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गए थे। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। अगला है, गोलमेज सम्मेलन में मुख्य विवाद किस मुद्दे पर था? तो गोलमेज सम्मेलन में जो मुख्य विवाद था वो था आपका, देखिए, प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंटेशन के बारे में। यही एक मुद्दा था जिसके लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित हो रहा था। ऑप्शन सी आपका राइट है। ये सारा एमसीक्यू आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, गोलमेज सम्मेलन का परिणाम क्या हुआ? क्योंकि देखो, क्या तुरंत हमें स्वतंत्रता मिल गई? नहीं, कोई निर्णय नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है, तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया या नहीं लिया? तो नहीं लिया। ऑप्शन नंबर बी राइट है। गोलमेज सम्मेलन किस आंदोलन के दौरान हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुआ। अगला है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हो रहा था और गांधी जी ने जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद गांधी जी का और लॉर्ड इरविन का समझौता हुआ 1931 में। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, गांधी इरविन समझौते के बाद गांधी जी किस सम्मेलन में शामिल हुए? तो दूसरे सम्मेलन में शामिल हुए। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है।
अगला वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, गोल मेज सम्मेलन के बाद कौन सा अधिनियम बना? तो 1935 का अधिनियम गोल मेज सम्मेलन के बाद बनाया गया। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। अगला है, गोल मेज सम्मेलन में किन किन वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया गया? तो देखिए, गोल मेज सम्मेलन में हर वर्ग को के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया था। तो विभिन्न समुदाय, आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका एमसीक्यू है कि गोल मेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसके प्रतिनिधि थे? तो वो दलित वर्ग के प्रतिनिधि थे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। ये सारा एमसीक्यू आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। फटाफट से पूरा एमसीक्यू देखिए, वीडियो एंड तक देखिए। मैं लगभग आपको 200 के आसपास एमसीक्यूज पूरा बता रही हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, अगला देखिए, गोल मेज सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? तो शासन व्यवस्था। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में साइमन कमीशन के बाद प्रस्तुत की गई। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट है। देखिए, नेहरू रिपोर्ट क्या है, अगर आप नहीं जानते, कोई भी टॉपिक आपने नहीं पढ़ा है, तो उसकी जो यूनिट्स हैं, डिटेल जो वीडियो है हमने पूरी अपलोड की हुई है, तो आप यूनिट्स की वीडियोस ज़रूर देखिएगा। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष कौन थे? तो नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, नेहरू रिपोर्ट किसके जवाब में बनाई गई थी? तो साइमन कमीशन के जवाब में नेहरू रिपोर्ट को तैयार किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है। अगला है, नेहरू रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? संविधान बनाना। नेहरू रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे तभी समझ पाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। कोई भी आपका टॉपिक हो, आपके पूरे सिलेबस का सब हम डिटेल में पढ़ा चुके हैं, आप प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कीजिएगा। पेपर 1 हिस्ट्री और पेपर 2 हिस्ट्री की आपको दोनों की अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, नेहरू रिपोर्ट में किस प्रकार के शासन का प्रस्ताव था? तो डोमिनियन स्टेट्स की मांग की गई, यानी कि ब्रिटिश सरकार के अधीन रहकर अपने देश पर शासन करना। लेकिन बाद में देखिए, जब नेहरू रिपोर्ट को ब्रिटिश सरकार ने नकार दिया, इनकार कर दिया, तो पूर्ण स्वराज की मांग की गई, जो कि अभी तक नहीं की गई थी। पूर्ण स्वराज का मतलब अंग्रेज़ों से पूरी आज़ादी चाहिए, अंग्रेज़ों को पूरी तरीके से अपने देश से निकालने की बात की गई। अगला है, नेहरू रिपोर्ट में किस प्रकार की निर्वाचन प्रणाली का सुझाव था? तो संयुक्त निर्वाचन। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, नेहरू रिपोर्ट में मौलिक अधिकार किसको देने की बात की गई? तो भारतीय नागरिकों को। अगला है, नेहरू रिपोर्ट का विरोध किसने किया? तो मुस्लिम लीग के कुछ वर्गों ने नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया था। ऑप्शन सी आपका राइट है। अगला है, नेहरू रिपोर्ट का एक प्रमुख परिणाम क्या था कि पूर्ण स्वराज की मांग की गई? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट आपका एमसीक्यू है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। ये सारा एमसीक्यू आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? पूर्ण स्वराज की मांग करना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, दांडी यात्रा किससे संबंधित है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में ही दांडी मार्च किया और जाकर नमक कानून को तोड़ दिया। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट है। दांडी यात्रा कब शुरू हुई? तो 1930 से। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कानूनों का उल्लंघन कर विरोध, यानी कि ब्रिटिश सरकार के कानूनों का विरोध करना, प्यार से ब्रिटिश सरकार की बात न मानना। सविनय अवज्ञा का मतलब ही होता है कि प्यार से बात न मानना। तो ब्रिटिश सरकार का विरोध किया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वारा। अगला है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में।
क्रिप्स मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो क्रिप्स मिशन का मुख्य उद्देश्य था, देखिए, युद्ध में भारतीयों का समर्थन प्राप्त करना। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो उसमें अंग्रेज चाहते थे कि भारत जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेज़ों का साथ दे, तो इसके लिए क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला है कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो ये 1946 में आया। और कैबिनेट मिशन भारत में आने का मकसद था कि भारतीयों को अपना संविधान बनाने की परमिशन दे दी जाए और भारत ही अपना संविधान सभा बनाकर अपने संविधान का निर्माण कर सकते हैं। तो कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। कैबिनेट मिशन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कैबिनेट मिशन योजना का मुख्य उद्देश्य था संविधान निर्माण की व्यवस्था करना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला है माउंटबेटन योजना प्रस्तुत कब की गई? तो माउंटबेटन योजना जो थे 1947 में प्रस्तुत की गई। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय थे और इन्हीं के शासनकाल में लॉर्ड माउंटबेटन योजना प्रस्तुत किया गया, जिसमें यह बात कही गई कि अगस्त 1947 में भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा और भारत दो स्वतंत्र राष्ट्र भारत और पाकिस्तान के रूप में आज़ाद होगा। तो हम फाइनली 15 अगस्त 1947 को हमेशा के लिए अंग्रेज़ों से आज़ाद हो गए। अगला इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, माउंटबेटन योजना का मुख्य परिणाम क्या था? तो माउंटबेटन योजना का मुख्य परिणाम था भारत का विभाजन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, क्रिप्स मिशन किसके नेतृत्व में भारत आया? तो आप नाम से पता लगा लेंगे अपने ऑप्शन में, स्टैफर्ड क्रिप्स के शासनकाल में, स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भारत आया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे, जो कि 1946 में भारत आया था। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। अगला है माउंटबेटन योजना किस वायसराय से संबंधित है? तो लॉर्ड माउंटबेटन से। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। कैबिनेट मिशन योजना ने किस संस्था के गठन का प्रस्ताव दिया? तो भारतीय संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव दिया, जिसका निर्माण किया गया और फिर भारत का संविधान बनना शुरू हो गया। तो आज की वीडियो में मैंने आपको जितना भी एमसीक्यू बताया है, आप इनको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं आप लोगों के एग्जाम के लिए, ऑल यूनिवर्सिटी के लिए। और आपका अगर रिटन पेपर होता है तो उसकी भी वीडियो हमने अपलोड कर दी है, हर एक सब्जेक्ट की एमसीक्यू बेस्ड वीडियोज़ और साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियोज़ हम सब लगातार अपलोड कर रहे हैं, ताकि आप अपने हर एक सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से करते रहें। बेस्ट ऑफ लक। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।